वेलकम बैक। मैं लवकेश साहे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी के सीटेट का एग्ज़ाम चल रहे होंगे और आपने जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी थ्योरीज पढ़ रही होंगी, तो आपको अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा जो आपके और भी जो आपके पैडागोजीज के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ या ईवीएस हुआ, जब आप टीचर ट्रेनिंग पर गए होंगे तो वहाँ पर आपने बच्चों को पढ़ाया होगा और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, मोस्टली कि ईवीएस में तो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस के वहाँ से बनेंगे, इसी तरीके से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के जो आपके बुक्स हैं वहाँ से बनेंगे, व्याकरण आएगा वहाँ पर आपके। ठीक है, तो यदि आपने टीचर ट्रेनिंग पर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया होगा, समझा होगा उन चीज़ों को, तो आपके लिए और सब्जेक्ट जो पेडागोजीज के हैं वो आसान रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका जो मतलब पहला क्या आपका 16वां क्वेश्चन है और ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था 15वां। ठीक है, तो आपका जो 16वां क्वेश्चन है वो है, डैश पर डैश प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं माना जाता। अब प्रतिभा का एक संकेत कौन सा नहीं माना जाता, आपको वो बताना है। पहला है अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा। देखो, अभिव्यक्ति में नवीनता मतलब अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाना। सेकंड है जिज्ञासा, ये जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, तो ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है रचनात्मक विचार होते हैं बच्चों के, जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं। लेकिन जो दूसरों के साथ लड़ना, ये किसी भी तरीके से प्रतिभावान बच्चे की विशेषता या ये स्पेसिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दृश्यता में कमी के कक्षा 5 के एक छात्र को कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना ए चाहिए और ओ मतलब जो बच्चा ढंग से देख नहीं पा रहा है, 5 कक्षा का बच्चा है वो, तो उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब उसके लिए आप क्या करोगे उसके पढ़ाने के लिए। पहला ऑप्शन आपका ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए बच्चे को। दूसरा, कक्षा में विशेष उपचार दिया जाना चाहिए। द्वितीय को विशेष देने से उसको ये लगेगा कि मुझ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मुझे मैं औरों से अलग हूँ। ठीक है ना, उसमें ये भावना आ जाएगी, और यदि ऐसी भावना आती है तो उसमें हीनता की भावना भी आ सकती है और वो क्या पता स्कूल भी छोड़ दे। तो सेकंड ऑप्शन आपको आपको गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका काम का स्तर कम करने के लिए कर माफ़ कर देना चाहिए, मतलब उसका जो काम का स्तर है उसे कम कर देना चाहिए, बच्चे को कम काम दो, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है माता पिता और मित्रों द्वारा बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो कब तक मदद कर लोगे आप, ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, यदि आप किसी कोई बच्चे यदि देख नहीं सकता है ना, या फिर पार्शली ब्लाइंड है, तो आप क्या करोगे, उसे सुनने वाले जो ऑडियो जो एड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ये सुनने वाले, इसके साथ साथ आप रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, मॉडल्स का। तो ठीक है, जो आपने खुद बनाए हो या फिर किसी बच्चे ने बनाए हो, ताकि बच्चा उनको छू के समझ सके। ठीक है ना, कि क्या चीज़ है, कैसे क्या करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑडियो सीडी है सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा, ताकि बच्चा सुन सुनकर देख नहीं सकता तो क्या हुआ, वो सुनेगा तो, क्योंकि सुनने से कई बार ये होता है कि एक इमेज बनने लगती है। जैसे आप कोई सी स्टोरी को सुनते हो, पढ़ने की जगह आप उसे सुनते हो, ठीक है ना, रेडियो पे, एफएम पे, है ना, तो वहाँ पर आपके माइंड में खुद ही एक स्टोरी बनने लग जाती है कि एक व्यक्ति था, एक लड़की थी, एक लड़का था। ठीक है ना, अब लड़का अमीर था, या फिर कुछ भी कैसी भी स्टोरी हो, गाँव का सीन चल रहा है, ठीक है ना, पेड़ लहर रहे हैं, खेत है, इस तरीके से आपके माइंड में खुद ही एक इमेज बनने लगती है सिर्फ सुनने से। तो आप जो ऑडियो जो एड्स हैं आप वो यूज़ करोगे, ताकि बच्चा लाभ उठा सके शिक्षा का। ठीक है ना, और पढ़ सके। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जो सीखने की प्रक्रिया के एक लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, अब आपको वो बताना है। पहला, अधिगम लक्ष्य उन्मुख हो। ठीक है, लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए अधिगम। ठीक है ना, मतलब हमारा पढ़ाने का एक लक्ष्य है ना। अब बच्चे का भी पढ़ने का एक लक्ष्य है, मतलब बच्चे का नहीं, बच्चे को उस वक्त पता नहीं होता, पेरेंट्स का होता है कि हमारा बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े लिखे एक अच्छी जॉब पाए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है अनअधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया है। देखो, अनअधिगम मतलब आप बच्चे को सिखा नहीं रहे, ठीक है, लेकिन बच्चा सीख रहा है, मतलब इनफॉर्मल तरीके से। जैसे फॉर्मल क्या होगा, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है। इनफॉर्मल जो होगा, जो आप दुनियादारी में सीख रहे हो, व्यवहार से सीख रहे हो, अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ जाने से सीख रहे हो, किसी दुकान पर सामान लेते वक्त सीख रहे हो, देख रहे हो कि सामान कैसे ले जा रहा है, कैसे दी जा रहा है, कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, जो गलत वाला बताना ना आपको। थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक संस्थानों ही वह जगह है जहाँ अधिगम किया जा सकता है। अब इन्होंने बोलते सिर्फ एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही एक जगह है जहाँ पर बच्चा सिर्फ सीख सकता है। भाई, बच्चा इनफॉर्मल तरीके से समाज में भी सीखता है, और समाज में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। जो सामाजिक शिक्षा है वो स्कूल में नहीं दी जा सकती, आप ये मान लीजिए। ठीक है,
और जो फोर्थ ऑप्शन है अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया, तो व्यापक प्रक्रिया फोर्थ ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो जो गलत वाला है वो थर्ड ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम को समृद्ध बनाया जा सकता है यदि। अब अधिगम को समृद्ध मतलब अधिगम को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, अधिगम को। तो पहला ऑप्शन आपका, शिक्षक व्याख्या और स्पष्टीकरण के विभिन्न प्रकार का उपयोग करें। व्याख्या और स्पष्टीकरण आप कितने अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकते हो और कितने अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण कर सकते हो। आप इसमें बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते, ठीक है ना, एक लेवल होगा वहाँ पर आप जाकर रुक जाओगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो अच्छा नहीं है, मतलब सही नहीं है। दूसरा, कक्षा में समय समय पर परीक्षण पर ध्यान दिया जाए। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका, कक्षा में समय समय पर ध्यान दिया जाए, इतना समय समय पर ध्यान दिया जाए, तो ये ऑप्शन में आपका सही नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि समय समय पर परीक्षण कर रहे हो आप, यदि आपने ज़्यादा टेस्ट ले लिए बच्चों के तो बच्चा ऊब जाएगा, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो होता है एग्जामोफोबिया, आप ऐसा बोल सकते हो कि एग्ज़ाम से डर लगने लगना। जब ज़्यादा एग्ज़ाम की संख्या ज़्यादा होती है तो बच्चे ऊब जाते, निराश हो जाते, पढ़ने का उनका खुद ही मन नहीं करता, चाहे वो प्रतिभावान बच्चा हो, चाहे वो एक नॉर्मल बच्चा, एवरेज बच्चा हो। तो ज़्यादा एग्ज़ाम भी नहीं लेते। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाइए, आपको 4 या 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। वो बात अलग है कि आपकी जो डीएलएड है या फिर जो आप बीएड कर रहे हो वहाँ पर आपको 10 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। डीएलएड में तो आपको 10 सब्जेक्ट मिलते हैं पर ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड ईयर में भी 10 सब्जेक्ट होते हैं आपके। थर्ड ऑप्शन आपका, असली दुनिया की स्थितियों से छात्रों को अवगत कराया जाए जिससे कि छात्र आपस में बातचीत कर सके और शिक्षक को सुविधा हो। तो थर्ड ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बोलते हैं कि जो रियल दुनिया है, ये रियल जो एग्जाम्पल है या फिर रियल दुनिया में बच्चों को सीखने के मौके दिए जाएँ। टीचर ऐसी कंडीशन, मतलब कंडीशन ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे या फिर टीचर बच्चों को खुद लेके जाए बाहर, ठीक है ना। किसी आप शैक्षणिक भ्रमण पर लेके जाइए, वहाँ पर बच्चा बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, समझेगा कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ बात करना ही नहीं, और भी चीज़ें होती हैं जो बच्चा नोट करता है और वो अपने टीचर से, अपने दोस्तों से वो उस चीज़ को शेयर करता है या पेरेंट्स से शेयर करता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब सही है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, अधिक से अधिक शिक्षण एड्स कक्षा में इस्तेमाल करें। तो शिक्षण एड्स अधिक से अधिक इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। एक टाइम तक स्टार्टिंग में बच्चे का मोटिवेशन हाई होगा कि टीचर कितने अच्छे अच्छे टीचिंग एड्स लिखा रहा है, लेकिन एक टाइम आने के बाद बच्चा भी बोर होने लगेगा कि यार क्या है कि अब कुछ और लेकर आ गया, अब कुछ और लेकर आ गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा इनका ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत होगा, आपका थर्ड ऑप्शन ही यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन को उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अब आपको मूल्यांकन को उपयोगी भी बनाना और दिलचस्प भी बनाना है ना, इंटरेस्टेड भी बनाना है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आपको वो बता रहा है। पहला ऑप्शन आपका, छात्र को शैक्षिक और सह-शैक्षिक सीमाओं के इतर सिखाने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के तरीकों का उपयोग। सेकंड ऑप्शन है, प्रतिक्रिया देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग। तकनीकी भाषा का प्रयोग आप नहीं करोगे, चाहे आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, मतलब वैसा प्रतिक्रिया तो बच्चा देगा, ठीक है ना। आपने कोई क्रिया करी, उसका प्रतिक्रिया में बच्चा कुछ उत्तर देगा। तो तकनीकी भाषा का प्रयोग आप भी नहीं करोगे, बच्चे को भी नहीं करने देना है। थर्ड ऑप्शन आपका, विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करके। देखो, तुलना, मूल्यांकन करने का मोटिव तुलना करना नहीं है। मूल्यांकन करने का मतलब यह है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, कहाँ सीख रहा है, कितना सीख रहा है, पहले अचीवमेंट बच्चे की कितनी थी, अब कितनी है, ये चीज़ें देखना। फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों के रूप में लेबलिंग करना, कि ये दूसरे ऑप्शन से ही लिया गया है कि जब हमने बच्चे को तुलना करी और तुलना करके हमने क्या कर लिया, कैटेगरी में बांट दिया कि ये एक वीक बच्चे हैं, ये एवरेज बच्चे हैं, ये नॉर्मल है और ये विवेकशील बच्चे हैं, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है, ठीक है। अब यदि हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप वो देखिए कि कितने ऑप्शन वहाँ पर गलत हैं। यदि वहाँ पर 3 को ऑप्शन गलत हैं तो आपका एक ऑप्शन खुद ही अपने आप बच जाता है। और यदि आपको सही ऑप्शन पहचानने की, कि यदि आप किसी ऑप्शन को सही पहचान पा रहे हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और यदि नहीं पहचान पा रहे तो आप 3 ऑप्शन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ यहाँ पर ये सब देखकर इतर सीखने के लिए, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, तो इसलिए मैंने ये देखा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर लास्ट के 3 गलत है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा नीचे चला गया, नीचे कैसे चला गया, थोड़ा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक, थोड़ा बड़ा, एक शिक्षक उसकी लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण छात्रों को कक्षा में कहीं पर भी बैठने के लिए अनुमति देता है, कि बच्चे कहीं भी बैठ सकते हैं, भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। बच्चों को स्वतंत्रता है इस चीज़ की कि वो किसी भी डेस्क पर बैठ सकते हैं। कुछ एक साथ बैठते हैं और समूह चर्चा करते हैं,
कुछ बच्चे के साथ ग्रुप बना के बैठे हैं, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के बच्चे हैं पहले से ही, आपको भी पता है और बच्चों को भी पता है, तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, एक जगह बैठ के। बैक बेंचर पीछे बैठेंगे, ये जो होता हुआ आगे तक, कभी बैक बेंचर आगे नहीं बैठता, बहुत रेयर केस है कि बैक बेंचर आगे बैठे। और समूह पे चर्चा करते हैं, कुछ चुप बैठ जाते हैं और अपनी आप पढ़ाई कर लेते हैं। एक माता पिता को यह पसंद नहीं है। स्थिति को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना, है ना। अच्छा, यहाँ पर माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना, ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना, यहाँ से। तो यहाँ पर अब ऑप्शन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टीचर क्या करता है, बच्चों को स्वतंत्रता दे देता है कि वो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, क्लास में कहीं भी बैठ के बात कर, मतलब बात नहीं, किसी टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चलो आप ग्रुप स्टडी करते हैं, तो वो ग्रुप में पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में ना पढ़ने की जगह बैठ गए आपस में, बैठे तो साथ ही क्लास के बच्चे हैं, मतलब 5 बच्चों का ग्रुप है, वो भी साथ में बैठा है, लेकिन वो आपस में चर्चा नहीं कर रहे, वो इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स देखते हैं, वो देखते हैं भाई हमें तो ये पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है, वो कोई भी मतलब कमी निकाल सकता है इस चीज़ में, ठीक है ना। तो अब एक टीचर को या फिर एक टीचर को माता पिता में कैसे विश्वास जागृत करना, आपको वो बताना है। तो इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा हुआ? माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर ठीक है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मतलब पहला ठीक है, तो पहला ही ठीक है आपका यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन है माता पिता को बच्चे को स्कूल से दूर रखना चाहिए। देखो, दूर नहीं रखेंगे। माता पिता को प्राचार्य को, मतलब जो प्रिंसिपल है, को शिक्षक के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, गलत। और फोर्थ ऑप्शन है माता पिता अपने बोर्ड का कक्षा का अनुभाग बदलने के लिए जो प्रिंसिपल है को अनुरोध करना चाहिए कि मुझे अपना सेक्शन चेंज करना है, अपने बच्चे का सेक्शन चेंज करना है, प्रिंसिपल साहब आप ये रिक्वेस्ट करोगे। तो देखो, एक माता पिता को ना एक टीचर में विश्वास करना चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है, वो जो टेक्निक यूज़ कर रहा है, जो मेथड यूज़ कर रहा है, वो सही है। क्योंकि बहुत से बच्चे खुद अपने आप से पढ़ना पसंद करते हैं कि मुझे तो भाई खुद से पढ़ना पसंद है, मैं ग्रुप स्टडी नहीं पढ़ सकता, मैं खुद ही इस चैप्टर को 3 घंटे में या 2 घंटे में निपटा दूंगा। ग्रुप स्टडी में मुझे उस चैप्टर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्कशन होगा, डिस्कशन में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पर तर्क वितर्क होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें गलत भी फीड हो जाती है माइंड में कई बार, ठीक है ना, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है बच्चे के माइंड में, वो पेपर में बच्चे को नुकसान देती है, मतलब कम नंबर आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है, और सब आपका जो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर तो शिक्षण के तरीकों में क्षमता और विषयों का ज्ञान। क्षमता और विषय का ज्ञान तो टीचर को होना चाहिए, सही बात है। और भी देख लेते हैं, और भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने के लिए अत्यधिक क्षमता। मानकीकृत भाषा जो ये मतलब ये कुल मिला के मान लीजिए बच्चे की मातृभाषा का यहाँ पर बच्चे की मातृभाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। एक मानकीकृत भाषा मान लिया कि ये है हिंदी इंग्लिश, मैथ नहीं, हिंदी इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, और उसी में बच्चे सबको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो दिक्कत है कि बच्चे को समझने में दिक्कत आएगी, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। पढ़ाने के लिए उत्सुक, अब जरूरी थोड़ी ना उत्सुक हो, और जब विषय का ज्ञान ना हो, क्षमता ना हो, लेकिन उत्सुक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, धैर्य और दृढ़ता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी गलत होगा, क्योंकि जो टीचर जितना धैर्यवान होता है वो उतने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है, हैंडल कर सकता है उन्हें। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है। अब छात्रों का सवाल पूछना प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है। कक्षा में पूर्ण निष्पद्धता, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। निष्पद्धता क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं, इतना तो पक्का। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कि बच्चे ज़्यादा क्लास में उपस्थित हो रहे हैं, तो ये भी प्रेरित बच्चा पढ़ने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। क्या पता अपने दोस्तों के लिए आ रहा हो, क्या पता स्कूल से वो पहला पीरियड है वो लगाने के लिए आ रहा हो, सेकंड पीरियड में वो गोल मार देता हो, निकल जाता हो कहीं, तो ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक काम, तो ये भी आपका जो ऑप्शन है फोर्थ जो ऑप्शन है आपका वो भी यहाँ गलत होगा। यहाँ पर सिर्फ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका छात्रों का सवाल पूछना प्रेरित शिक्षण की निशानी माना जाता है, कि बच्चा प्रेरित है भाई पढ़ने के लिए, ठीक ना, बच्चा पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, वो क्वेश्चन इसलिए तो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निचली कक्षा में अध्यापन के खेल खेल में सीखने की पद्धति पर आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पहला ऑप्शन आपका ठीक है, जो खेलने प्ले वे मेथड है
उससे बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। और ये सबसे छोटी क्लास जो किंडरगार्टन होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। इस विधि का हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत से भी संबंधित नहीं है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत से भी संबंधित नहीं है, और शिक्षण के तरीकों के सिद्धांत से भी संबंधित नहीं है। देखो खेल खेल में सीखने से ना क्या होता है, सामाजिकता आती है बच्चे में, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि अब बच्चा खेला तो खेलेगा नहीं, ग्रुप में खेल रहा है, ग्रुप में वो नेतृत्व की भावना सीखेगा, लीडरशिप की, मतलब जो लीडरशिप की भावना उसे भी बच्चे में आएगी, दूसरे के विचारों को भी समझेगा, कहीं अपनी बात को भी ऊंचा रखने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ग्रुप का दबाव बनेगा तो वो इस चीज़ को कहेगा चलो ठीक है मैं भी ये गेम खेल लेता हूँ। तो सामाजिकता का सिद्धांत यहाँ पर इसके अंदर आ गया। दूसरा है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक, जब बच्चा खेलेगा तो खेलने से क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी मूव करती है, और इस टाइम पर क्या होता है, बच्चे को यदि पौष्टिक आहार मिले और बच्चे को फ्री माइंड हो, बच्चा खेल खेल में सीख रहा है ना, जितना बच्चे को आप फ्री छोड़ दोगे खेलने के लिए, खेलेगा, साथ साथ उसका जो बॉडी का जो विकास है मूवमेंट करने की वजह से ज़्यादा बहुत ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है ना। उसकी हाइट वेट में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। यदि बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार मिल रहा है ये तब है, यदि बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा और वो खेल कूद रहा है तो पतला ही होगा, ठीक है ना, और उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, कुछ पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है, जीन्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। अब शब्द का पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है, या फिर आपके जो है पाठ्य सामग्री वर्ग में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस पर इसको संदर्भित करता है। फिर शिक्षण और सामग्री के तरीकों को सिखाया जाना चाहिए, इसको संदर्भित करता है शब्द का पाठ्यक्रम। या फिर फोर्थ ऑप्शन, स्कूल की कुल मिलाकर कार्यक्रम है जो छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करते हैं। मतलब स्कूल में जो भी बच्चा कर रहा है, चाहे वो आपकी शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षिक क्रियाएँ हों या फिर अशैक्षिक जो करके की क्रिया हों, ठीक है ना, उन सभी को मिलाकर जो बच्चा दिन प्रतिदिन में कर रहा है वो शब्द का पाठ्यक्रम के अंदर अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, और सभी आपके जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याजे के, आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपने थ्योरी पढ़ी है, यदि आपने ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ी है तब भी आप इसका आंसर लगा दोगे। प्याजे के अनुसार निम्न में से किस चरण में एक बच्चे के सार प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। सार प्रस्ताव ठीक के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं, सेंसरी मोटर में तो बच्चा नहीं सीखता, पूर्व प्रचलन में बच्चे का इतना दिमाग वर्क नहीं करता क्योंकि बच्चा सिर्फ इमेजिनरी चीज़ें करता है, ठीक है ना, इस स्टेज में। थर्ड ऑप्शन है कॉन्क्रीट, यहाँ पर सिर्फ देख कर चीज़ें करता है बच्चा, जो उसके सामने होती हैं उन्हीं के बारे में सोच विचार कर पाता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका औपचारिक परिचालन चरण। तो यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात की गई है कि बच्चा अतार्किक रूप से भी, यहाँ पर अतार्किक ना लिखे सार प्रस्ताव लिख रखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात की गई है 11 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को अपने छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन से, मतलब कौन सा उद्देश्य से, इस उद्देश्य से या क्षेत्र में से कौन सा इस उद्देश्य से संबंधित है। मीडिया मनोविज्ञान से, शैक्षिक मनोविज्ञान से, शैक्षिक समाजशास्त्र से, सामाजिक दर्शन से। तो देखो, एक शिक्षक को अपने छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए, ये संबंधित है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान। बच्चे का मनोविज्ञान समझता है टीचर, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए जो है टीचिंग विधि, मतलब जो टीचिंग मेथड है या फिर जो टीचिंग एड है या फिर जो अपने पढ़ाने का जो तरीका है उसमें बदलाव करता रहता है समय के साथ साथ। तो यहाँ पर शैक्षिक जो मनोविज्ञान है उससे संबंधित है, ना ही यहाँ पर मीडिया है या शैक्षिक समाजशास्त्र है, क्योंकि समाज में समाज आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर टीचर और बच्चों के बारे में बात हो रही है, समाज के बारे में कोई तीसरा पर्सन आ ही नहीं रहा। और सामाजिक दर्शन से भी, जो आपकी फिलोसफी है उससे भी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीर्तिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है, यह बताता है कि उसे अपना घर पसंद नहीं है। गलत। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार नहीं किया जाता, स्कूल में स्वीकार नहीं इसको, लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है। अब देखो यहाँ पर तक क्या है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है आपका। इस सेकंड, यहाँ पर स्कूल की जगह घर होता है, उसके विचारों को घर में स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। थर्ड ऑप्शन है स्कूल बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है उसमें आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दे रखा है सही, हालांकि थर्ड ऑप्शन सही नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर स्कूल की जगह घर होता तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन लगाते, क्योंकि बच्चे के जो विचार हैं उनको स्कूल घर में जो है मान्यता नहीं मिल रही है, इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है,
जो पेरेंट्स है वो उसको उसको रिलेवेंट नहीं मान रहे या उसको सही नहीं मान रहे, या बच्चा समझ के उसकी जो विचार है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो बच्चा नहीं बोलना बंद कर देगा कि मेरे को सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर स्कूल आ गया है, बस इसलिए। नहीं तो यहाँ पर अगर घर होता तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होता 3 के कंपैरिजन में। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों को की मांग है कि बच्चे को स्कूल में बहुत बात करनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सही ये इसलिए बैठा है क्योंकि यहाँ पर आपका स्कूल दे रखा है। घर होता कि उसके विचारों को घर में स्वीकार नहीं किया जाता, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन तब सही होता है कि हाँ भी घर में विचारों को नहीं दिया रहा मैं, तो इसलिए वो स्कूल में बोल दिया। लेकिन यहाँ पर स्कूल दे दिया तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन होना चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण कर लेते हैं, बयान है। अब ये बयान किसने दिया? बच्चे सक्रिय रूप से, एक्टिव लर्नर है ना, या फिर जो साइंटिस्ट, लिटिल साइंटिस्ट, ये जो बात बोलती है वो आपको किसने बोलते हैं, आपको वो बताना। ये बात बोलते हैं आपकी प्याज ने। यहाँ पर आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत, मतलब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी एक बार में आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पर। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, निम्न चरणों में से किसमें बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? आपको बताना कौन से चरणों में बच्चा जो है अपने साथियों का सक्रिय सदस्य जो है बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपको जो अभी तक जो आपको मिलता है वो आपको किशोरावस्था ही मिलेगा। ठीक है, अब आपको बहुत सी किताबों में किशोरावस्था ही मिलेगा, तो आप अब भी किशोरावस्था लगा के आओगे, लेकिन यदि आप देखो तो यहाँ पर जो है पूर्व बाल्यावस्था, ये आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, मैंने भी यही पढ़ा था कि किशोरावस्था होनी चाहिए, लेकिन यदि आप डीप थिंकिंग करोगे, जो आप इसको पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चा साथी का जो सक्रिय सदस्य है, सक्रिय सदस्य वो पहले ही बन जाता है। ठीक है ना, वो अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है फैमिली से ज़्यादा। किस एज में आपको पता होगा, पूर्व बाल्यावस्था में लग जाता है, उसका घर वालों से उससे मन नहीं लगता, वो अपने गली मोहल्ले में जो दोस्त हैं उनका एक्टिव जो है पार्टनर बन जाता है, मतलब पार्टनर मतलब उनके ग्रुप का मेंबर बन जाता है। लेकिन किशोरावस्था को यहाँ पर इसलिए माना जाता है क्योंकि किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं बच्चे के बिहेवियर में। ठीक है ना, तो हम इसलिए ये सोचकर किशोरावस्था लगा देते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड होती है वो स्टेज यहाँ पर आपकी सही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर फर्स्ट होना चाहिए। और आपको यदि आप लगाना चाहें तो आप कोई भी लगा सकते हैं, आप थर्ड लगाएंगे मुझे लगता है ऐसा। और जो आपकी जो CTET की जो आंसर की आती है उसमें भी आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो हमने आज आपके 15 क्वेश्चन आपके जो 2011 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके CTP के करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ये जो CTP के जो क्वेश्चन है वो आपके CTET के साथ साथ जो और भी रिट के जो एग्ज़ाम है, चाहे आपका वो रिट हो, चाहे वो टेट हो, या फिर जो भी टेट एग्ज़ाम है आपका स्टेट का, वहाँ पर तो हेल्प करेंगे। ठीक है, साथ में आप जो आपके जो RIT+B का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपकी ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।